अच्छा, ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, एक क्वेश्चन था पंप से रिलेटेड। एक पानी का पंप है जो कि एक वाटर को अ, मतलब फिलअप कर रहा है या फिर पानी को भर रहा है 0.50 मीटर क्यूब का एफिशिएंसी से। रेट है वो, और एफिशिएंसी उसका दिया हुआ 80%। और जो पानी को उठाया है नीचे से वो डेप्थ है 30 मीटर। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 80%, फाइंड द इट्स पावर। तो उसका पावर क्या होगा? ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। सपोज कीजिए कि एक घर है, ठीक है, और घर के पे इस टाइप का एक घर है। यहाँ पे एक टंकी लगा हुआ है। इस टंकी को एक और यहाँ पे मोटर है, मोटर यहाँ पे लगा हुआ है। सपोज कीजिए ये एक मोटर लगा हुआ है यहाँ पे, और एक यहाँ पे नीचे से ये पानी, यहाँ पे ये पानी का लेयर है, यहाँ से उठा रहा है पानी को, नीचे से उठा रहा है। और यहाँ इतना हाइट तक पानी को उसको भरना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट है, डेप्थ यानी ये दिया हुआ है हमारा 30 मीटर। 30 मीटर। मोटर का जो इफिशियंसी है, मोटर का एफिशिएंसी दिया हुआ 80%। ठीक है। उसके बाद हाइट दिया हुआ है, और जो किस रेट से पानी को कर रहा है पर मिनट। पर मिनट कह रहा है कि जो 0.50 MQ पर मिनट, ठीक है, ये पानी को फिलअप कर रहा है। तो ये जो पंप है इसका पावर डालना है। सबसे पहले ये चीज देखिए, अगर उसका इंजन का इफिशियंसी दिया है, ठीक है, इंजन का इफिशियंसी दिया हुआ है, दैट मीन्स वो 80% इफिशियंसी है। मतलब जो उसका वर्क डन होगा, सपोज कीजिए मान लीजिए कि वो 100 जूल वर्क करता है, ठीक है, दैट मीन्स 100% इफिशियंसी ही वो 100 जूल वर्क करता है। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन पता चल जाए, तो हम इसका वर्क डन पता चल जाए तो फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर किसी इंजन एफिशिएंसी चाहे वो 10% हो, चाहे 15% हो, चाहे 80% हो, चाहे वो 100% हो, तो अब जितना का पावर रहेगा, ठीक है, पावर का जितना परसेंट वो यूज करेगा, जैसे सपोज कि 80% है, 80% यूज किया और फिर एक वर्क डन करेगा। तो अगर मुझे इतना में से ये चीज पावर मुझे फाइंड करना है, ये 80% तो मुझे दिया हुआ है, बट सिर्फ मुझे यहाँ पे वर्क डन फाइंड कर लेना है। वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन अगर हम फाइंड कर लें तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस आंसर तक हम जा सकते हैं। ठीक है। अगर उसका एफिशिएंसी, सपोज कीजिए अगर उसका एफिशिएंसी 15% होगा, तो वो जो वर्क डन किया, टोटल वर्क डन इक्वल टू होगा वो 15% उसका। उसका पावर का 15% इक्वल होगा जितना वो वर्क डन करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका वर्क डन। अच्छा, इस क्वेश्चन पे और एक चीज गौर करने वाली बात है कि अच्छा, ये जो पानी टंकी में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो स्टोर होगा, एक मास स्टोर होगा। वाटर का एक मास तो स्टोर होगा, वाटर मास होगा। अब हम लोग एच पता है, 30 मीटर हाइट है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग जानते हैं 9.8 होता है। ये क्या एच पता है, जी पता है, इस मास को फाइंड कर लेना है। और हम लोग मास यहाँ पे एक्चुअली वॉल्यूम दिया हुआ है। ये क्या है, ये वॉल्यूम दिया है, पर मिनट है, इसको पर सेकेंड कर लेना है। पर सेकेंड करने के लिए मिनट को 60 से ये करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम को सबसे पहले मुझे मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू डी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब हम अगर मास बाय निकलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। पानी का डेंसिटी हम लोग जानते हैं 10⁻³ होता है, और वॉल्यूम दिया हुआ 0.5 मीटर क्यूब। ठीक है। तो हम इसका मास फाइंड कर सकते हैं। मास फाइंड कर लिए तो हम उसका क्या कहते हैं वो पूरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सारी चीज को मेरिज कर और इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ता हूँ। जहां भी समझ में ना आए एकदम क्वेश्चनिंग जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ सॉल्यूशन में क्या करना होगा, गिवन क्या क्या है वो लिखना है। सॉल्यूशन गिवन, गिवन में है
H इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया हुआ, वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 मीटर, यानी रेट दिया हुआ है, तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, अब इस इफिशियंसी, इफिशियंसी को अगर मैं ई लिखूं, इफिशियंसी दिया हुआ है 80%। सॉल्यूशन करने के लिए हमें जाना होगा, सबसे पहले क्या जानना होगा हमें, अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है जी इक्वल टू 9.8, या फिर इसको हम कैलकुलेशन की सुविधा के लिए 10 भी कंसीडर कर सकते हैं, बट हम 9.8 ही कंसीडर करेंगे इसको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, मास ऑफ द वाटर, ठीक है, मास ऑफ द वाटर, कौन से वाटर का मास, तो लिफ्टेड पर मिनट, जो पानी उठा रहा है तो पर मिनट उसका मास क्या होगा, यानी हम रिलेशन तो देख लिए हैं कि मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हम लोग, डेंसिटी होता है 10⁻³ और पर मीटर क्यूब इंटू, यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 0 चाहिए, जीरो होगा यहाँ पे 0.50 मीटर क्यूब, तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मिल जाएगा इसका क्या है, मास। तो कीजिए, इसको कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही रख सकते हैं, 0.50 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा इसका मास। ठीक है, तो हमें अगर चूंकि मास होता है 0.50 इंटू 10⁻³ kg, ये हमें मास मिल गया। अब हमें एच भी जानते हैं, मास भी जानते हैं, और ये जी भी जानते हैं, तो हम लोग इजीली से निकाल सकते हैं, सो द वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम इसका वर्क डन निकाल रहे हैं, पर सेकेंड इक्वल टू, वर्क डन होता है हम लोग जानते हैं एम जी एच, मास हम लोग को पता है 0.50 इंटू 10⁻³ जी दैट मीन्स 9.8, एच ये हो गया हमारा 50 मीटर था ना, या 30 मीटर था, 30 मीटर था, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 30। अच्छा, ये जो था हमारा, ये पर मिनट था, ये जो पर मिनट था, और पर मिनट को जब हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें 60 से डिवाइड करना होगा। एक्चुअली वो जो पहले जो वो वॉल्यूम या फिर मास आया था, वो हमारा पर मिनट था। ठीक है, पर मिनट वाटर इतना ऊपर उठ रहा है, बट जब उसको हम लोग सेकेंड में करेंगे, हमें अब उसको 60 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब ये एक्चुअली वर्क है, तो इसका तो जूल ही आएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर देना है, तो कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, या फिर इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं, आगे हम ये कैलकुलेशन जब करेंगे तो लास्ट में एट ए टाइम हम करेंगे। अब देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इफिशियंसी दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 80% इफिशियंसी, दैट मीन हम कह सकते हैं 80/100, इसका जो पावर होगा इसके इक्वल होगा जितना वर्क डन किया है, यानी 0.50 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करना है हम लोगों को, ये क्या होगा, तो हम लोग या फिर इसको पावर इक्वल टू, और एक बार हम पी इक्वल टू कर सकते हैं, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.50 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 30 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे 60 था, 80 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका अब हमें कैलकुलेशन कर लेना है, तो सबसे पहले जो जो कैंसिल हो, अच्छा और एक यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे इस एक 1020 को हम लोग इजीली यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से 6 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा पास, ये आ जाएगा 5। अच्छा, और कुछ कैंसिल होने वाला है? ठीक है, नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, हम यहाँ पे
यहाँ पे इस 50 को, ये आवाज कट रहा है पॉइंट को सर। कैंसिल करके ये 3 को कैंसिल कर सकते हैं। 50 इंटू 10 इंटू 9.8, 9.8। तो आप लोग इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो मेरे पास जो मैंने कैलकुलेटर से किया तो आया मेरे पास 306.2.5 वाट इस इंजन का, मतलब इस जो इंजन था, मोटर था, उसका पावर आ गया 3062.5 वाट पावर। सो हम लिख सकते हैं सो द पावर ऑफ द पंप में इतना लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में 2.5 वाट। ठीक है, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अगर किसी को डाउट है, को प्रॉब्लम है तो बोलिए, कहीं किसी जगह का आप समझ नहीं पाए तो। अरे 60 कहाँ से आया बट्टा वाला? क्या बोले पप्पू जी, इसे रिपीट कीजिएगा। सर ये 60 कहाँ से आया? 60 60 बट्टा वाला? अच्छा, ये 60 कहाँ से आया? देखिए, जब पहला स्लाइड में आइए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ ये जो क्वेश्चन में अगर आप देख तो आप देख पाएंगे कि ये जो पावर है हमारा, ये वाटर लिक्विड रेट है, ये पर मिनट है। पर मिनट को हम इसको 60 ये हर्ट्ज में किए हैं कन्वर्ट, जिस वजह से हमको वहाँ पे 60 से 60 अब लाना पड़ा है। ठीक है, ठीक है ठीक। अगर आप क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन को अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पर मिनट है, और हम लोग जानते हैं टाइम का जो यूज होता है वो मिनट नहीं पर सेकंड में होता है। अब एक्चुअली आप लोग का क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि सर मिनट को जब हम लोग सेकंड में करते हैं, मिनट को जब हम लोग सेकंड में करेंगे तो वो हमको 60-60 से मल्टीप्लाई करना होता है, बट हमने डिवाइड किया है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पर मिनट है, यानी ये 0.50 MQ है। तो ये 1 मिनट को मैंने नीचे वाले 1 मिनट को मैंने 1 मिनट इंटू 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई किया है। इस वजह से वहां यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड में नीचे यहाँ पे 60 है, ये वाला 60। ठीक है, क्योंकि ये जो था ये पर मिनट था, पर मिनट को मैंने पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है। सर क्लियर है सबको? सर जी सर जी। 306 के बाद पॉइंट आ रहा है। कौन कौन वाला धनीराम, कौन सा प्रॉब्लम, कहाँ पे समझ नहीं आया? सर 306 के बाद पॉइंट आ रहा है। 006 के बाद पॉइंट आ रहा है। ओके, देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ। एक मिनट रुकिए आप, मैं तो कैलकुलेशन पर फिर से देख रहा हूँ। तो धनीराम, मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास तो डायरेक्ट आंसर यही है 306.5। देखिए, मैं कैलकुलेटर आप लोग को स्क्रीन पे यूज कर रहा हूँ। सर 98 इंटू 5 ना। हाँ, देखिए मैं कैलकुलेटर आप लोग की स्क्रीन के सामने यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 50 है, ये 50 है, तो मैं 50 मल्टीप्लाई इंटू यहाँ पे 10 है, 10 मल्टीप्लाई 9.8, 9.8 फिर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे लास्ट उसके बाद 5 है, 5 इक्वल टू ये आया मेरे पास। मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। अब डिवाइड बाय, इसको जब मैं सॉरी लिख के ये नहीं होगा, हाँ सर आ गया सर आ गया तो यस सर। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा नहीं, वो ले लीजिए। चलिए अगला सवाल है, व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेचेड 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सवाल अगर आप समझते हैं तो काफी इजी हो गया। इतना लंबा किया जाता है, दैट मीन्स पहले स्प्रिंग इतना था, 2 सेंटीमीटर इसको स्ट्रेच किया जाता है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है,
व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेचेड 2 सेंटीमीटर इट स्टोर 100 जूल एनर्जी। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक आया, इसमें से जब 2 सेंटीमीटर स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया तो 100 जूल एनर्जी इसमें स्टोर होता है, या फिर हम कह सकते हैं वर्क डन जो है बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स इज 100 जूल हुआ। इट इज स्ट्रेचेज बाय इट इज फर्दर होगा, यहाँ पे एक लाइन है फर्दर, फर्दर स्ट्रेचेज बाय 2 सेंटीमीटर। अगर इसके बाद इसको और 2 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाए देन व्हाट इज द इट्स पोटेंशियल, तो फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, एक स्प्रिंग को जब 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया जाता है तो 100 जूल एनर्जी स्टोर होता है। जब उस स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर आगे खींचा जाए या उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसमें कितना जूल एनर्जी जो होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन मेरा यही कहता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक, हम लोग जानते हैं एक थ्योरम जो है, इसको वो कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, जो कि होता है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके थ्रू से भी बना सकते हैं, या फिर स्प्रिंग को जब हमने पढ़ा स्टडी किया था तो वहां पे हमने देखा था कि वर्क डन बाय द इक्वल टू आया था मेरा हाफ के एक्स स्क्वायर। के यहाँ पे था कांस्टेंट, ये था कांस्टेंट, और जो हमारा स्क्वायर था ये डिस्प्लेसमेंट जो स्प्रिंग है हमारा, वो इसमें कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ये डिस्टेंस था ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो चीज के ऊपर ध्यान देंगे, दो चीजों पे गौर करने वाली बात है। आप जब यहाँ पे एक ही स्प्रिंग है उसका कंडीशन है, एक जब वो मीटर है तो यहाँ तक तो हमारा एनर्जी दिया हुआ है 100 जूल। तो इस 2 सेंटीमीटर के बारे में हमें कुछ करना नहीं है, अब आगे ये देखना है कि ये 2 सेंटीमीटर फर्दर जब किया गया तो इसे देखना है। यहाँ पे हम इस कंज्यूम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लंबाई को बढ़ाया हुआ है 2x। ठीक है, सर आवाज और कट यहाँ पे रहा है। हम कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पे 4x बढ़ाया गया है। सबसे पहले गिवन, ठीक है। अच्छा, क्या क्या हमारे पास यहाँ पे है कि 100 जूल वर्क डन हुआ है कब, जब स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया है। अच्छा, अब एक यहाँ पे अगर मैं इसको इस टाइप से कंसीडर करूं कि ये स्प्रिंग था, ठीक है, और इसको यहाँ से 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के बाद टोटल जो इसका यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन है या फिर इसके पास जो एनर्जी है 100 जूल है, तो 100 जूल है। अब इसको और 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है। इसमें वर्क डन क्या होगा, तो मैं इस जगह पे यहाँ पे कंसीडर क्या करूं, ये इसकी लंबाई स्प्रिंग का x है, यानी जब उसकी लंबाई x है तो वर्क डन 100 जूल है। अब इसकी लंबाई 2x यहाँ पे 2x हो जाएगी, तो वर्क डन क्या होगा, हमें ये चीज समझना है। इस फैक्ट को समझिए, मैंने टोटल यहाँ पे जब स्प्रिंग का नॉर्मल कंडीशन में था तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं रहता है, जब उसको 2 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है यानी 2 सेंटीमीटर इसी में इंक्लूड है यहाँ तक, तब जाके इसमें एनर्जी 100 जूल आया। अब इसके बाद फर्दर इसके बाद 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं कि पहले इसका लेंथ था हमारा x, ठीक है, तब था एनर्जी 100 जूल। अब यहाँ से 2 सेंटीमीटर इसको बढ़ा दिया जाता है, दैट मीन्स ये इसका जो लंबाई था ये 2x हो जाता है, और 2x में वर्क डन क्या होगा हमें ये फाइंड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 जूल वर्क डन, यानी स्प्रिंग का जो वर्क डन इक्वल टू दिया 100 जूल, यानी वर्क डन इक्वल टू हम लोग जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर पिछले क्लास में ये हम लोग आगे देख चुके हैं ये, ठीक है। 100 जूल दैट मीन्स ये, अच्छा एक बार मैं मुझे लिख लेना चाहिए उसके बाद मैं करूँ ये, या फिर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। वी नो, हम लोग जानते हैं, वी नो
वर्क डन इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे W दिया हुआ वर्क डन 100 जूल इक्वल टू हाफ के। अब यहाँ पे जो x है ये x, अब यहाँ पे दो चीज देखिए, यहाँ पे x है 2x, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, और इसी दो के बीच में मुझे वर्क डन करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये वाला इस टोटल डिस्टेंस में टोटल ये 2x दैट मीन्स हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको कह सकते हैं 2x, और इसमें से ये वाले को घटा देंगे तो यही ये वाला मेरा बचेगा। तो 2x में हम एक्स स्क्वायर को घटाएं। अब यहाँ पे विच इम्प्लॉयज 100 जूल इक्वल टू हाफ के, तो हमारा के का जो वैल्यू है वो तो एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए दो, इस जगह पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे ये जो x है और यहाँ पे है हमारा 2x स्क्वायर, तो ये 2x हो जाएगा यहाँ पे, ये k यहाँ पे रह जाएगा k इनसाइड द ब्रैकेट, ये 4x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 1/2 के 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 1/2, ठीक है, k को हम बाहर निकाल लेते हैं, k कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिए 1/2, या फिर k को हम अंदर ही रख देते हैं, या 3 को बाहर निकालता हूँ मैं, 3 को मैं अलग करता हूँ, इस 3 को मैं यहाँ पे 3/2 कर देता हूँ, ये हो जाएगा k x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 इंटू 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे ये जो के एक्स स्क्वायर है, ये चीज देखिए के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम जो वर्क डन दिया हुआ था क्वेश्चन में वह था हमारा 100 जूल, तो यहाँ पे हम जल्दी क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 100 जूल इक्वल टू 300 जूल इज द आंसर जब ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब जब यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया जाए तो पूरे स्प्रिंग में 300 जूल वर्क या फिर एनर्जी स्टोर हो जाएगा। सर 1/2 के एक्स स्क्वायर कहाँ गया? ये वाला 1/2 के एक्स स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में ही था, ये वर्क डन इक्वल टू, हम लोग जानते हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर, और ये वर्क डन इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ 100, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 लिख सकते हो 100 जूल, तो यहाँ पे 1/2 के एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा है 100, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो 100 है, तो वहाँ पे 100 पुट कर दिया तो यहाँ पे 300 जूल आ गया इसका आंसर। स्प्रिंग स्ट्रेचेज 2 mm इज स्टोर्ड 4 जूल एनर्जी, इट इज इफ इट इज स्ट्रेचेड बाय 10 mm, मतलब 10 मिलीमीटर पर स्ट्रेच किया जाता है, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताना है आप लोगों को, ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। सेम प्रोसेस जब यहाँ पे देखिए वर्क इक्वल टू हम लोग जानते हैं वही अपनाएंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जब 2 mm था तो हम उसको एक, जैसे उसमें सपोज किए थे, कंसीडर किए थे, बनाए थे, सेम यहाँ पे उसी चीज को कंसीडर करके बनाएंगे, और ये वर्क डन इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 4 जूल, ठीक है। एक 100 जूल जो होगा वो राइट आंसर होगा, 100 जूल इज द राइट आंसर, ठीक है। सर वहाँ हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे समझ में नहीं आ रहा। सर इसमें तो एक x1 होगा, एक x2 होगा। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा जो वो है 100 जूल ही होगा, जिनका जिनका बता रहा हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। लेकिन जो इनका 100 जूल आंसर आया है उनका आंसर करेक्ट आया है, और रही बात कैसे आया है मैं इसको अभी बता रहा हूँ आप लोगों के सामने, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा ये 100 जूल आपका आया है इसी का, आप बताइए तो आपने क्या क्या किया है, प्रोसीड्यूर को कैसे बनाया है? मैं तो 1/2 एक K1
एक्स स्क्वायर और एक मतलब x2 स्क्वायर, मतलब एक 2 का स्क्वायर बाय 10 का स्क्वायर, तो उसका ये आया 25। अच्छा, और W 4 जूल था, तो ये इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई 25 × 4 तो 100 जूल। हाँ, चलिए चलिए देखते हैं, सही बनाए हैं आप, गलत नहीं बनाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक स्प्रिंग, पहले एक स्प्रिंग मतलब एक स्प्रिंग को पहले स्ट्रेच किया जाता है 2 मीटर, 2 mm सॉरी, 2 mm। यहाँ पे सपोज करते हैं इसमें 2 mm स्ट्रेच है, इसमें है जो एनर्जी है वो 4 जूल है। जब इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है 10 mm, ओरिजिनल पोजीशन से इसको 10 mm जब स्ट्रेच किया जाता है यानी 10 mm, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कितना इसका जूल एनर्जी और इसमें जो एनर्जी होगा वो क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, ये पहले था स्ट्रेचेस टोटल, यानी स्टार्टिंग से लेके यहाँ से यहाँ तक, तब है 4। इसमें क्वेश्चन ये नहीं कहा गया है कि इस 2 mm के बाद फिर स्ट्रेच किया गया है, ये क्वेश्चन अगला बार का है कि 10 mm का स्ट्रेचेस है। तो इसमें ऑलरेडी ये 2 mm इसमें इसके अंदर ऐड है, इंक्लूड है, ये 10 में ये 2 इंक्लूड है, ठीक है, ये 10 में ये 2 जो है ये इंक्लूडेड है, इस चीज को हमें समझना होगा, अदरवाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगला अगला में था कि फर्दर उसके लेंथ को 2 mm इंक्रीज किया गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पे था एक कंडीशन है जिसमें 2 में इसको स्ट्रेच किया गया है, दूसरा कंडीशन है टोटल इसमें 10 mm स्ट्रेच किया गया है, ठीक है। अब देखना है कि हम लोग जो वर्क डन या फिर एनर्जी इक्वल टू हम लोग जानते हैं हाफ के, और ये एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए x जो है वो कितना बढ़ रहा है, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है, हम कह सकते हैं यहाँ पे x इज मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स, यानी x जो है वो 5 गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है। x जो है वो 5 मतलब 5 टाइम्स वो इंक्रीज कर जा रहा है। अगला वाला का कुछ और कॉन्सेप्ट था, इस क्वेश्चन का कुछ और कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए हाफ इंटू हाफ के x के जगह पे हम लिखेंगे 5 इंक्रीज हो जा रहा है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हम करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ के यहाँ पे 25 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ये हो जाए हमारा 25 इंटू हाफ के और ये एक्स स्क्वायर, तो हम लोग की एक्स स्क्वायर यानी इक्वल टू हम लोग जानते हैं वर्क डन या फिर एनर्जी इक्वल टू 4 जूल, तो हम लोग इसको 25 इंटू 4 जूल इक्वल टू 100 जूल इज द आंसर। क्लियर है, ये क्लियर हुआ। अब दोनों में दो टाइप का कॉन्सेप्ट था, उसमें था फर्दर इंक्रीजेस, दैट मीन्स वो दो जो मिलीमीटर लेंथ को बढ़ा गया था उसके बाद और 2 मीटर को बढ़ाया गया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि दो कंडीशन है स्प्रिंग का, जब 2 मीटर बढ़ाया जाता है तो 4 जूल एनर्जी स्टोर होता है, तो जब 10 मीटर होगा तो क्या होगा, तो स्क्वायर है उसकी लंबाई 5 गुना बढ़ जा रहा है, तो उसकी लंबाई 5 गुना बढ़ जा रहा है, तो x के जगह पे 5x हो जाएगा। इसमें सीधा कॉन्सेप्ट है मेरा। सर हाँ बोलिए। अगर वहाँ रहता कि इफ इट स्ट्रेच बाय मतलब 11 mm, तो 11 रहता तो हम उसको, तो 11 रहता तो इसको हम तब फिर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। अगर 11 रहता तो यहाँ पे फर्दर दे देता, वो फर्दर को ऐड उसको यूज करना पड़ता। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से दे सकता है, अगर वो 11 देता तो फिर वहां पे उसको एक दूसरा इफ इट इज फर्दर यहाँ पे स्ट्रेचेस बाय 11 mm करना पड़ता उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन का टाइप हो गया, पहला वाला दूसरा टाइप का था, ये दूसरा टाइप का है। 11 रहेगा तो वो फर्दर होगा, ठीक है। और या फिर उसको हम बना उस फॉर्म में भी बना सकते हैं,
11 रहता तो फिर मतलब 2 को उसमें सब्ट्रैक्ट करके फिर वो अगला फॉर्म में हम लोग बना लेते उसको। अब फिर ये वाला क्वेश्चन को अगला फॉर्म में अगर आप बनाएंगे तो उम्मीद है इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मतलब इसका सोचिए ना कि अब अगर आप एक स्प्रिंग को पिछला क्वेश्चन में देखे, फर्स्ट जब 2 सेंटीमीटर बढ़ा गया तो वहां पे था 100 जूल एनर्जी, और नेक्स्ट जब 1 सेंटीमीटर बढ़ा गया तो वहां पे आ गया 300 जूल एनर्जी। दैट मीन्स हर एक जगह पे ये मतलब कह सकते हैं इक्वल लेंथ अगर हम बढ़ाते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एनर्जी सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए 2 क्वेश्चन 2 अलग अलग टाइप का है। अगर उस टाइप का देगा तो उसको अगले फॉर्मेट में देना होगा, अगर इस टाइप का देगा तो इस फॉर्मेट में देना होगा उसको। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है अपने को ये कि 50 kg man with 20 kg load on his head climb up 20 steps of 0.25 meter height each. The work done in the climbing. तो चढ़ने में टोटल किया गया वर्क क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम जब बनाए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 20 स्टेप्स है और एवरी स्टेप है 0.25 मीटर है, तो 20 स्टेप्स में कितना हो जाएगा वो हाइट वो निकाल लीजिए, टोटल वर्क डन आप इजीली से फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, फट से इसका आंसर बताइए। 2 से 3 मिनट लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसका सॉल्यूशन में। 2 से 3 मिनट में इसका आंसर चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वही उसका वर्क डन होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कैलकुलेशन के लिए 10 ही ले लीजिएगा, वो ज्यादा इजी पड़ेगा आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो फिर आप 10 ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा। एग्जाम में अगर आप 9.8 अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको 9.8 ही लेना होगा। ठीक है, 1000 आ गया आपका। चलिए देखते हैं कैसा ये होगा। तो सबसे पहले ये देखिए ना, इसमें टोटल मास ऑफ द सिस्टम m हो जाएगा 50 प्लस 20, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल हो जाएगा 70 केजी हो जाएगा मास। सर 3430 जूल। 343 आप 9.8 लिए हैं जी का वैल्यू। यस सर। ओके, आई थिंक 3500 या फिर आपका वो आंसर करेक्ट होगा। देखते हैं आगे एक बार। अच्छा, ये देखिए 20 स्टेप्स है, एवरी स्टेप्स है 0.25, तो इसको 20 स्टेप्स में कितना हो जाएगा, यानी ये एच हाइट जो है वो 20 इंटू 0.25 कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई किए तो 5 मीटर। यस 5 मीटर। और जी या तो आप 9.8 लीजिए या फिर 10 लीजिए, इक्विवेलेंट आएगा, एक्यूरेट नहीं कह सकते, इक्विवेलेंट आएगा। तो चलिए एम हो गया 70 इंटू हम एच को ले लेते पहले 5 इंटू 9.8। ठीक है, या फिर इसको 10 लीजिए ना, 10 लीजिए, कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। इसको 10 ले लेते हैं, 10 ये हो जाएगा तब ये 3500 जूल। अगर आप ये लेते हैं 9.8 लेते हैं तो वहां पे कितना आ गया इसी का, आपका बोलिए आंसर 34.34 सर 3430। 3430 जूल। ठीक है, तो ये दोनों इसका आंसर होगा जब हम इसको यहाँ पे 10 लेंगे तो ये, और 9.8 लेंगे तो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन है, ठीक है, और आई थिंक इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये स्प्रिंग 40 mm लॉन्ग यहाँ पे दिया हुआ है, इज स्ट्रेचेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स। ठीक है, if 10 Newton force required to stretch the spring through 1 mm, then the work done in stretching the spring through 40 mm. एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया है 40 mm। ठीक है, एक स्प्रिंग है, सपोज कीजिए इसका ये नॉर्मल साइज है, नॉर्मल साइज के बाद इसको कहता है 40 mm स्ट्रेच किया गया है। स्ट्रेच टोटल लेंथ नहीं कह रहा है, ठीक है, स्ट्रेच 40 mm किया गया है। अगर 1 mm स्ट्रेच करने में वर्क डन है, दे रिक्वायर स्ट्रेच टू स्प्रिंग थ्रू द
ये 10 न्यूटन फोर्स रिक्वायर, अच्छा 1 mm को स्ट्रेच करने के लिए 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तो 40 mm को स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क डन करना होगा, ठीक है। तो ये फाइंड करना है पूरा, हम लोग लास्ट क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन आप लोगों को देना है, कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड करना होगा, तभी आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन निकालना है तो वहां पे आपको के चाहिए, ठीक है। इसलिए आप के एक बार जरूर फाइंड कर लीजिए। के होता है हमारा, जो हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू के एक्स होता है, तो के इक्वल टू हो जाएगा एफ बाय एक्स। तो एफ कितना है मेरा 10 है, एफ है मैंने 10 न्यूटन फोर्स है, लेंथ कितना है 1 mm, mm को हमेशा मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा पहले, mm ऐसा यूनिट नहीं है और ऐसा यूनिट में रखना है, पहले उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, उसके बाद वर्क डन फाइंड कीजिए। जल्दी बताइए मुझे इसका आंसर। ये 5 मतलब 3 से 4 मिनट ही लगेगा, इसमें ज्यादा नहीं लगेगा। सर 8 जूल आ रहा है। 8 जूल आ रहा है। धनीराम आपका कितना आया? 8 जूल इज द राइट आंसर, 8 जूल ही इसका आंसर आएगा। तो जिन लोगों का 8 जूल आया है वो उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए 8 जूल कैसे आएगा उस बार सॉल्व करके बताते हैं आप लोगों को एक बार, ठीक है, क्योंकि सब बन गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ट्राई, दैट मीन्स इस चैप्टर ने हम लोगों ने कुछ सीखा। चलिए, तो सबसे पहले हमें इसका निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट। गिवन क्या क्या है आप लोग लिख लीजिएगा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू होता है के एक्स, विच इम्प्लॉयज हम कह सकते हैं के इक्वल टू एफ बाय एक्स, और F है हमारा 10 न्यूटन बाय ये है 1 mm, 1 इंटू इसको 10 टू द 1 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा यानी 10 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है, तो यानी हो जाएगा ये न्यूटन पर मीटर, या फिर इसको हम डायरेक्ट 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। चलिए, अब है अगर मुझे मिल गया के, अब हम लोग वर्क डन इक्वल टू जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो या फिर इक्वल जी 1/2 इंटू के का वैल्यू है हमारा 10 टू द पावर 4 इंटू, अब ये अगला है 40 mm, तो 40 mm को 40 इंटू mm को अगर मैं करूँ तो 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। अब देखिए ये -3 और यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे सिर्फ कह सकते हैं यहाँ पे 1 ही होगा, और ये यहाँ पे और 2 है, तो आप स्टेप पे बना लेता हूँ इसको, या फिर मैं इसको ऐसा लिखूँ 40 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 ऐसा लिख सकते हैं इसको। कहीं पे मैं रॉन्ग कर रहा हूँ क्या? सर 40 इंटू 10 -3 का स्क्वायर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्क्वायर है ना, और ये स्क्वायर है, तब यहाँ पे चलिए तब ये कुछ और फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा या 1/2 इंटू 10 टू द पावर 4, इसको कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये अगर 40 है तो इसके बाद थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 8 जूल आंसर, ठीक है। 8 जूल इज द राइट आंसर, आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा ये, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूँ कि अगला और चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन, तो आप लोग फ्रैक्शन शुरू करना पढ़ना चाहेंगे, या फिर फर्स्ट जो इंटरनल असेसमेंट होगा आप लोगों का 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच में, उसके लिए आप लोग रिविजन करना चाहेंगे? बोलिए। रिवीजन करेंगे सर, रिवीजन करेंगे। रिविजन,
ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास से हम रिवीजन की ओर बढ़ेंगे। कल से जो आप लोग का पहला यूनिट था, यूनिट डायमेंशन, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में जो था इलास्टिसिटी वगैरह, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे कल से रिवीजन क्लासेस, ठीक है। और आप लोग का जितना भी सिलेबस था उसमें मेरा एक ही चैप्टर बाकी है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में मान के चलते हैं कि 4 से 5 क्लास लगेगा फ्रिक्शन चैप्टर में, क्योंकि वो नया चीज है, इसमें सिलेबस में नहीं था, वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ 4 से 5 क्लासेस में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग 2, 3 या 4 क्लासेस में जो रिवीजन होगा वो कर लेंगे, ताकि जो इंटरनल असेसमेंट में सभी का मार्किंग अच्छा हो, आप लोग आंसरिंग अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।